स्वागत है आपका। ये बात करते हैं बांग्लादेश से आई एक बड़ी खबर की। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ एक और कार्रवाई की गई है। शेख हसीना के खिलाफ नरसंहार का ट्रायल शुरू हुआ है, जेनोसाइड का ट्रायल शुरू हुआ है बांग्लादेश में। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल यानी आईसीटी में सामूहिक हत्या के आरोपों को औपचारिक तौर पर दर्ज किया गया। आरोप लगाया गया है कि शेख हसीना के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ था उसमें 1500 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 25,000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस मामले में शेख हसीना का आरोपी बनाया गया, शेख हसीना को आरोपी बनाया गया और उनके खिलाफ आरोप तय करके अब ट्रायल शुरू कर दिया गया है। शेख हसीना के सत्ता से हटने के 10 महीने के बाद ये ट्रायल शुरू हुआ है। बांग्लादेश में जो हालात बनते जा रहे हैं उसमें यह भी लग रहा है कि जल्द बांग्लादेश में तख्ता पलट हो सकता है और बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने इसका मैसेज प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को, या यूं कहिए बांग्लादेश के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को पहले ही दे दिया है। आर्मी चीफ ने दिसंबर तक बांग्लादेश में आम चुनाव कराने का अल्टीमेटम दिया है, जबकि यूनुस सरकार दिसंबर में इलेक्शन नहीं कराना चाहती। उससे पहले यूनुस सरकार ने शेख हसीना के खिलाफ ये ट्रायल भी शुरू करा दिया और कट्टरपंथी जमाते इस्लामी के रजिस्ट्रेशन को, इलेक्शन के रजिस्ट्रेशन को दोबारा बहाल कर दिया है। मतलब वो अब चुनाव लड़ पाएगा जमाते इस्लामी, जबकि शेख हसीना की सरकार ने जमाते इस्लामी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया था। और आप सब जानते हैं कि ये जो बांग्लादेश की जमाते इस्लामी है एक बहुत कट्टरपंथी संस्था है, इसके साथ आतंकवादी तत्व शामिल हैं। और एक इंटरेस्टिंग जानकारी, जिस इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल में अब शेख हसीना के ऊपर वॉर क्राइम्स का ट्रायल किया जा रहा है, आज की ही खबर है कि उसी ट्राइब्यूनल के द्वारा एक व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई थी, जमाते इस्लामी का, जिसने 1971 में पाकिस्तान का साथ लेते हुए कई लोगों की हत्याएं की थी। उस व्यक्ति को बरी कर दिया गया है। ये तो थी बात बांग्लादेश की। आइए नेपाल की एक खबर भी आपको बता दूं। नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है और बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार इतिहास को मिटाने में जुटी है। बांग्लादेश सरकार ने नोटों से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरों को हटा दिया है। बांग्लादेश सरकार ने एक नया नोट जारी किया है। उन नोटों पर बंगबंधु के नाम से मशहूर शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर नहीं है। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का संस्थापक माना जाता है। उनके नेतृत्व में ही बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी आंदोलन वो चला था और बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। लेकिन जब से शेख हसीना को वहां से जाना पड़ा, तब से उनके और उनके परिवार से जुड़े ऐतिहासिक निशानियों को मिटाया जा रहा है। पहले जहां बांग्लादेश के नोटों पर शेख मुजीबुर रहमान की पिक्चर होती थी, अब नई तस्वीर में वो पिक्चर नहीं है, बल्कि उनकी जगह पर ऐतिहासिक और पारंपरिक जगहों को नोटों में छापा गया है। बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक का कहना है कि तस्वीरों पर अब किसी व्यक्ति की तस्वीर नहीं होगी। आपको बता दें, बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था, तब कई जगहों पर शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को भी तोड़ा गया था और अब नोट से उनकी तस्वीर गायब कर दी गई है। तो ये बांग्लादेश की पूरी खबर थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों पर भी एक्शन तेज हो गया है। यह भी आपको बता दें, 2000 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों को फोर्सफुली डिपोर्ट किए जाने की खबर है। मतलब उनको बांग्लादेश की सीमा में भेज दिया गया। भारत के एक्शन से अब बांग्लादेश में थोड़ी दहशत सी हुई है। डर के मारे खुद ही कई बांग्लादेशी घुसपैठिए जो भारत में थे, वो खुद ही बांग्लादेश के बॉर्डर पर जाकर दूसरी ओर जाने लगे हैं। करीब 2000 बांग्लादेशी खुद बॉर्डर पार चले गए। भारत में गिरफ्तारी से बचने और कानूनी प्रक्रिया में फंसने से बचने को लेकर ये घुसपैठिए अब खुद ब खुद बांग्लादेश की ओर जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए अच्छी खबर है कि देश से इन अवैध आए घुसपैठियों को जो है बाहर निकाला जा रहा है। इनके मूल देश बांग्लादेश इनको भेजा जा रहा है। सर, ये बांग्लादेश की पूरी खबर थी। अभी मैंने नेपाल का भी बीच में जिक्र किया था, उसकी बात थोड़ी देर के अंदर हम करते हैं। लेकिन शेख हसीना को वॉर क्राइम में शामिल बताया जाना, नोट से उनके पिता की, फाउंडिंग फादर और बांग्लादेश की उनकी तस्वीर हटा, ये ऐसा ही है जैसे भारत के देश से महात्मा गांधी की तस्वीर हटा दी जाए। ऐसा बांग्लादेश ने किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, विंडिक्टिव स्टैंड लिया जा रहा है। मैं ये पूछता हूं कि अगर उनको आईसीटी ट्राइब्यूनल में लेके भी जा रहे हैं और कह रहे हैं कि सामूहिक हत्याएं की गई हैं उनके टाइम में, तो उसके बाद जो माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक हुए या उसके दौरान जो माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक हुए थे और जो सामूहिक हत्याएं उस समय हुई थी और उनके ऊपर अनेकों यातनाएं
ला दी गई थी, उसके ऊपर क्यों नहीं इंक्वायरी हो रही? और वो तो यूनुस डायरेक्टली उस समय इंचार्ज थे और किसी को भी ब्लेम नहीं दे सकते। और दूसरी बात है जमात इस्लामी की। जमात इस्लामी के हमेशा से क्लोज लिंक्स रहे हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान आर्मी के साथ और आईएसआई के साथ, और इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था जब आजादी की लड़ाई चल रही थी और शेख मुजीबुर रहमान लड़ रहे थे, तो उनके अगेंस्ट, यानी कि अपने लोगों के अगेंस्ट किया था। इस समय वो क्लोज हैं यूनुस के और वो क्लोज हैं बीएनपी के। तो कहीं ना कहीं जब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्टी की बात आ रही है और आर्मी चीफ कह रहे हैं कि आप इलेक्शंस कराइए, तो ये बिल्कुल सही है कि उनको इलेक्शंस कराने चाहिए। तब वो नेशनल सिटीजंस पार्टी जो कि स्टूडेंट्स का प्लेटफॉर्म था अगेंस्ट रिजर्वेशंस, जिन्होंने ये फेब 2025 में पार्टी बनाई है, उसकी क्यों वेट कर रहे हैं? उनका क्यों सपोर्ट? सर, हमारे लिहाज से देखिए, बांग्लादेश को लेकर दो सवाल है महसिन साहब। एक तो ये कि क्या, क्योंकि शेख हसीना की सरकार जितना वक्त रही, भारत प्रो इंडिया ये रही, क्या कभी ऐसी प्रो इंडिया रेजीम बांग्लादेश में इन नियर फ्यूचर आती हुई आपको दिखाई देती है, या शेख हसीना कभी बांग्लादेश वापस जा पाएंगे? और दूसरा जो कू की बात हो रही है, क्या बांग्लादेश अब एक मिलिट्री कू की तरफ भी जाता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, ये जो बांग्लादेश के चीफ हैं, पहली बात इनकी जो भी पर्सनालिटी अगर हम स्टडी करें, मैं उनको बोलना चाहूँगा वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नहीं है। और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी अगर नहीं है तो मिलिट्री कू का मुश्किल लिख रहा है, और उनकी सीनियर ऑफिसर्स के अंदर भी काफ़ी डिवीज़न है। दूसरा सवाल उठता है, क्या ये शेख हसीना वापस जा पाएंगे या कभी भी वहाँ प्रो इंडिया रूल हो सकता है? इन द नियर फ्यूचर मेरे को लग रहा है इसका आंसर है नो। कारण ये है कि आज की तारीख में बांग्लादेश में जो हालात हो रहे हैं, मोहम्मद यूनुस और जो इनकी ये सो कॉल्ड पार्टी है, ये जो नेशनल सिटीजन्स पार्टी, देखिए साफ जाहिर है कि ये इलेक्शंस नहीं चाहते हैं और जमात इस्लामी को ये लेके आना चाहते हैं। तो पाकिस्तान की जो सेना ने अपने देश के वासियों को किया था, पीछे ढकेल दिया है। आज मोहम्मद यूनुस अपने देश को एक रेडिकलिज्म के रास्ते में ढकेल रहे हैं और कल ये बांग्लादेश की जनता इनके खिलाफ आंदोलन करेगी, क्योंकि उनको नहीं चाहिए रेडिकलिज्म। तो ये जमात इस्लामी को जो इतना पावर दिया जा रहा है, तो मेरे को लगता है कि भारत के हित में नहीं है। और अभी आपने कुछ बताया, ये जो बांग्लादेशी वापस जा रहे हैं, मेरे ख्याल आज भारत के लिए एक बहुत सतर्कता की बात यह है, नंबर एक, बांग्लादेश बॉर्डर को हमको सॉलिड ऑगमेंट करना चाहिए, वहाँ बीएसएफ का एक भी वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन मंजूर नहीं होना चाहिए। दूसरा, नेपाल की भी बात हो रही है, नेपाल से भी देखिए सीमा हैदरी आराम से आई थी 4 बच्चों के साथ साथ, और वहाँ हमारी ये एसएसबी डिप्लॉयड थी, उधर भी हमें चौकन्ना बढ़ाना पड़ेगा। हो सकता है ये एक इनपुट आई थी, इंटेलिजेंस इनपुट की, 6 से 16 जून के बीच एक और टेररिस्ट अटैक का संभावना है, और इन्फिल्ट्रेशन रूट इस टाइम नेपाल के थ्रू हो सकता है। और नेपाल में इस वक्त जबरदस्त एजिटेशन भी चल रहा है, प्रदर्शन चल रहे हैं। वहां की कुछ पार्टियां जो हैं वो अब चाहती हैं कि जो राजा हैं, राजा ज्ञानेंद्र, वो उनकी वापसी हो जाए, राजशाही स्थापित हो जाए नेपाल के अंदर, और हिंदू राष्ट्र एक बार फिर नेपाल को डिक्लेयर कर दिया जाए, जिसने अपने आप को सेक्युलर मुल्क बना दिया। वो कुछ वर्ष पहले तक वहां पर राज सत्ता ही चलती थी और हिंदू राष्ट्र ही था। अब वो एजिटेशन वहां धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट उनके एक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे थे, वो इस एजिटेशन में शामिल थे, कल उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। सर, हमारे इंटरेस्ट में क्या है? सेक्युलर नेपाल, जो सेक्युलर क्या कहें, कम्युनिस्ट नेपाल हो गया है वो तो अब ऑलमोस्ट सारी, अभी भी जो रूलिंग पार्टी है वो कम्युनिस्ट है, या फिर वहाँ राजशाही हो, हिंदू राष्ट्र घोषित हो? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि भारत नेपाल के रिश्ते बहुत पुराने हैं। इंटर मैरिजेस हुआ करती थी नेपाल के जो शाही परिवार, और यहाँ तक कि हमारे JNK के जो उस समय के महाराजा थे, उनकी फैमिली में भी नेपाल की महारानी वगैरह की शादी होती थी। तो हमारा बड़ा गहरा संबंध था एक हिंदू कल्चर के लहजे से। और अगर मैं बोलूँ कि दुनिया के अंदर कोई अगर हिंदू राष्ट्र था तो वो नेपाल था। एग्जैक्टली एक ही था, वो नेपाल था। अभी उसके बाद जब ये कम्युनिस्ट मूवमेंट चालू हुआ वहाँ, उनके कारण लगातार नेपाल के अंदर जो एक प्रकार का कल्चरल था उसको उन्होंने तबाह करने की कोशिश करी, और सेकुलरिज्म की बात करने लगे, और इक्वी डिस्टेंस बिटवीन इंडिया और चाइना का ये मुद्दा लेके आ गए, और साथ साथ में वहाँ पे जो मुस्लिम आबादी भी बढ़ने लग गई। तो ये माहौल बना आज के दिन नेपाल के अंदर। अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ तो भारत के लिए ठीक नहीं है। जो नेपाल की सेना है वो बिल्कुल प्रो किंग थी पहले भी, और अनफॉर्चुनेटली जब ये
माओवादी हावी हो गए तो राजे का राज वहाँ से गया, तो तब आर्मी रिमेन्ड अ वेरी न्यूट्रल एजेंसी इन द होल थिंग। तो मेरा मानना ये है कि अगर नेपाल वापस बैक एक Monarchy हो ट्रू हिंदू राष्ट्र बनता है तो भारत के लिए अच्छा है वो। अच्छा चलिए, अब जो हम लोग बात कर रहे थे ड्रोन पावर की, भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के बाद पूरी दुनिया में ड्रोन स्टाइल ऑफ वॉरफेयर पर बात हो रही है। रूस यूक्रेन के युद्ध में भी इस्तेमाल हुआ था। सवाल है कि क्या आने वाली सारी जंगें अब ड्रोन्स की ताकत से ही लड़ी जाएंगी? क्या अब सैनिकों के बीच आमने सामने की जंग की संभावना कम होती जा रही है? रशिया यूक्रेन के बीच भी जंगी ड्रोन्स इस्तेमाल हुए, हमास इजराइल के बीच भी ड्रोन्स के हमले को देखने को मिले हैं। तो क्या यही है फ्यूचर वॉरफेयर की तस्वीर जो अभी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है? और भारत इसमें कहां पर है इस वक्त? हमने जो क्षमता प्रदर्शित की है इंडिजिनस ड्रोन कैपेबिलिटी की, वो क्या बताती है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ड्रोन्स ने एकदम रेवोल्यूशन लेके आए हैं जब से इनका यूज विजिबल हुआ है। ये नहीं कि इनका इस्तेमाल इजराइल ने नहीं किया, और काफी समय से 1980 के दशक से करते आ रहे हैं, और 1970 के दशक में भी इस्तेमाल किया गया था। लेकिन मेन हुआ था नागोर्नो काराबाख में, जब सैकड़ों के करीब टैंक्स, व्हीकल्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, S-300 सिस्टम्स को अटैक करने के बाद आर्मीनिया ने किया था इनका इस्तेमाल अजरबैजान को हराने के लिए, और हमारे देश से भी काफी इक्विपमेंट, वॉर इक्विपमेंट आर्मीनिया को दिया जाता है। तो इसी वजह से ये जो ड्रोन्स का इस्तेमाल था ये बहुत ज्यादा विजिबल हुआ। और उसके बाद आप देखिए, अब रशिया यूक्रेन का है या इजराइल और का जो हमस के साथ अटैक चल रहे हैं, उसमें भी ड्रोन का इस्तेमाल बहुत होता है। लेकिन मेरे यहां पे दो चीजों के बारे में कहना है, मुझे प्लीज 2 मिनट दीजिएगा। सबसे पहले यह है कि हर वेपन सिस्टम का एक प्लेस होता है और उसका एक इस्तेमाल होता है, उसका एक रोल होता है। जैसे कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट का रोल होता है कि उसकी एयर सुपीरियरिटी, एयर डोमिनेंस, रीयूज, फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट, चेंजिंग ऑफ बेसिस, जिस फ्लेक्सिबली वो कर सकता है उसका अपना एक रोल है। ड्रोन्स का अपना एक रोल है। और हमारे पास क्या क्या ड्रोन्स हैं? हमारे पास ड्रोन्स हैं नागास्त्र 1 जो हमने इस्तेमाल किया था, हमने इस्तेमाल किया स्काई स्ट्राइकर, हमने इस्तेमाल किया वॉरमेट, और अब बहुत सारे क्वाडकॉप्टर्स के टेस्ट जो चल रहे थे जो आपके चैनल पे दिखाए जा रहे थे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रोन्स जिसके लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम जो हमने देखे। एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं, चीन 1 मिलियन यानी कि 10 लाख ऐसे लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम्स खरीद रहा है स्वॉर्म अटैक्स के लिए 2025 के अंदर, इस साल में, और 45 लाख खरीद रहा है ड्रोन्स। कौन खरीद रहा है? यूक्रेन। 2025 के अंदर $2.6 बिलियन के अंदर। इन्हें कॉस्ट इफेक्टिव देखा जाता है। जब ये कॉस्ट इफेक्टिवली एम्प्लॉय होते हैं तो एक टैंक, 2/3 टैंक्स जो रशिया के हैं इन ड्रोन्स ने तबाह और बर्बाद कर दिए। तो यानी कि इमेजिन करिए, ये फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स जो इस्तेमाल होते हैं बहुत सस्ते, आपने प्राइस बताई थी 40,000 रुपए, तो जबकि वो डिस्ट्रॉय करते हैं एक इक्विपमेंट, एक बॉम्बर जिसकी कीमत 30-40 मिलियन डॉलर्स की भी हो सकती है। लेकिन ये जो ड्रोन का भी इस्तेमाल है, ये अपने आप में लड़ाई को नहीं जिता सकते। ये इस समय खासकर न्यूक्लियर एनवायरनमेंट के अंदर जब आपकी सेना दूसरे देश के अंदर जाए और वो लोग न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करें आपकी सेना के ऊपर, उसको देखते हुए कि अगर हमको रिस्ट्रिक्ट करना बॉर्डर पे, तो ड्रोन्स, मिसाइल्स, जहाज को अपने एरिया से ऑपरेट करना पड़ेगा। और हमारे जो वेपन सिस्टम्स है, ड्रोन्स और मिसाइल्स जो जाते हैं दूसरी तरफ की टारगेट सिस्टम्स पे, पर इनका ऑप्टिक्स में, एक लास्ट चीज 30 सेकेंड, ऑप्टिक्स इनका बहुत होता है। जब ये जाके लगते हैं बिल्डिंग्स के ऊपर, जब ये जाके बॉम्बर्स को अटैक करते हैं डीपली, तो ये एक बहुत बड़ा ऑप्टिक्स है जो बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये आपने कहा कि ये बाकी डोमेन ऑफ वॉरफेयर उसको हटा देंगे या नहीं, इनको हटाएंगे नहीं, रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। देखिए, ड्रोन्स हैं वो फोर्स मल्टीप्लायर हैं, वो एक आर्म फोर्सेस की मदद करते हैं, तो फोर्स मल्टीप्लायर है। दूसरा, आपने बड़ा अच्छा एक सवाल उठाया, क्या सेना की वैल्यू कम हो जाएगी? बिल्कुल नहीं कम होगी। ऑन ग्राउंड जब लड़ाई होती है, फाइनली ग्राउंड का कब्जा ना तो ड्रोन कर सकता है ना एयर कर सकता है, वहां पर सोल्जर्स चाहिए। ऑन ग्राउंड कैप्चर करने के लिए जमीन को सिर्फ सेना पकड़ सकती है। तो कहने का मतलब है सबकी वैल्यू है, किसी को हम कम ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन ड्रोन्स एक बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर हो जाएगा और वो लड़ाई के आउटकम में बहुत प्रभाव डालेगा। ये है जो एक ड्रोन्स की मेरे को शक्ति रखती है एयर पावर के साथ। आप जैसे हम लोग पुरानी लड़ाइयों में देखते थे, जब फौजें आगे बढ़ती हैं तो एयर कवर देने के लिए हवाई जहाज आते हैं, क्या वो रोल ये प्ले कर सकता है? बिल्कुल, ड्रोन्स का तो जैसे इन्होंने बताया है,
हर चीज का उसका रोल है। देखिए स्ट्रेटेजिक टारगेट्स है, इस टाइम भी आपके देखिए ये जो पीओके में ये जो डिस्ट्रक्शन किया है, ये लड़ोप हमारे ये लॉइटरिंग एम्यूनिशन से किया है, और वो किसने लॉन्च किए हैं? इंडियन आर्मी ने। अच्छा, जो भावलपुर पे और वो इधर अटैक हुए बुरितके पे, 9 में से 5 टारगेट इंडियन आर्मी ने तो हमने डिस्ट्रॉय किए। तो वो हमारे जो ड्रोन्स गए हैं, ये जो इजरायली वाले ड्रोन थे, उसको लॉइटरिंग वाले, उससे टारगेट हुआ है। तो ये एक फोर्स मल्टीप्लाई करके आउटकम ऑफ लड़ाई को बहुत फायदा देंगे। स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को बॉम्ब कर सकते हैं, टैंक्स को बर्बाद कर सकते हैं। आपने देखा किस प्रकार यूक्रेन ने वहां पर रशिया के कितने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स बर्बाद किए हैं, पर लड़ाई अंत हो जाएगी उससे? नहीं होगा। तो सेना का तो बहुत बड़ा अहम रोल है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, सब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री है। और अभी तो स्पेस और साइबर ये भी एक उस डोमेन में आ गई है। यूक्रेन के ऑपरेशन में बहुत सारे एलिमेंट्स थे जो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। सरप्राइज उसमें एक एलिमेंट था, उसके अंदर ये था कि आप इतनी डेप्थ तक जा सकते हैं। तो आपने बहुत डेयरिंग ऑपरेशन भी था, और सामने वाले का इंटेलिजेंस फेलियर भी था कि वो डिटेक्ट नहीं कर पाया, या अंदर से अगर ड्रोन्स ले करके और वहीं के ट्रकों में अंदर ही ट्रक लेकर के उनमें डिप्लॉय किए गए। तो ये सब चीजें किसी को नजर क्यों नहीं आई इनफैक्ट। लेकिन ये है कि ये ड्रोन अगर सही जगह पहुंच जाए और सही जगह से लॉन्च हो जाए तो कितना घातक हो सकता है, ये आपको जरूर बता दिया इस ऑपरेशन में, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा लंबी रेंज नहीं होती है। ज्यादातर ड्रोन्स जो है, क्योंकि ये जिनकी बात हम कर रहे हैं कोई बहुत लॉन्ग रेंज ड्रोन्स नहीं होंगे सर। लेकिन इसके लिए जैसे ये बता रहे थे, लाखों लाख में एक देश खरीदता है। 45 लाख भी उन्होंने बताया कि कोई देश खरीद रहा है, यूक्रेन खरीद रहा है। तो इसके लिए तो बड़ा आपके पास अपनी भी एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना डेवलप करने की। हमारे पास है वैसी कैपेबिलिटी? बिल्कुल। देखिए ऐसा कि यूक्रेन अभी खुद अपने ड्रोन बनाने लग गया है, और उसको पता चला कि वो ज़्यादातर वेस्ट के ऊपर इतना रिलाई नहीं कर सकता, अमेरिका पे रिलाई नहीं कर सकता, उसको अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। और उन्होंने अपने होम ग्रोन ड्रोन इंडस्ट्री, जिसको हम कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं, वो शुरू हो गई है यूक्रेन के अंदर। उसी प्रकार भारत के अंदर हमारे जो स्टार्टअप हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप, वो भी एक बहुत उम्दा क्वालिटी के ड्रोन बना रहे हैं जो बिल्कुल नेविगेट कर सकते हैं, पे लोड कैरी कर सकते हैं। और इन अदर वर्ड्स ड्रोन क्या है? पुअर मैन्स एयरफोर्स। पुअर मैन्स एयरफोर्स का मतलब है कि कम खर्चे में आप वही चीज़ हासिल कर सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके एक एयरफोर्स खड़ी करनी पड़ेगी, उतने प्लेटफॉर्म बनाने पड़ेंगे। और साथ साथ में क्या है कि ड्रोन बैटल ऑफ एट्रिशन में बहुत ज़्यादा योगदान दे रहे हैं, जहां आप कम खर्चे में ज़्यादा नुकसान करके आ जाते हैं। उस जैसे बोला गया कि ऑप्टिक्स भी आता है उसमें, कि जगह जगह बिल्डिंग के ऊपर बम फट रहे हैं, कोई जगह आपकी सेफ नहीं है, कोई दो आदमी भी चुपचाप जाके एक ड्रोन लेके कोई हादसा करके आ जाएंगे, उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। तो ये एक नया एक वॉरफेयर का तरीका है, लेकिन इसके भी काउंटर खोले जा रहे हैं। इसके लिए भी आज पूरी दुनिया तैयार हो रही है। आपको अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, हम बढ़ा रहे हैं। उसी प्रकार देश के और मतलब दुनिया के और देश भी बढ़ा रहे हैं। और जो फ्यूचर वॉरफेयर है वो ज़्यादातर वॉर ऑफ अट्रिशन रहेगा, लेकिन जब ज़मीन पे कब्जा करना है तो आपको बूट्स ऑन ग्राउंड तो लेके जाने पड़ेंगे, उसके बिना कोई जंग नहीं जीती जा सकती। इंडिया ने जो भी ड्रोन यूज किए अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, कोई आइडिया है इस बात का कि उसका कितना परसेंटेज हमारा अपना बनाया हुआ था? देखिए इसमें दो ड्रोन्स थे वो तो बिल्कुल हमने बनाए थे। नागास्त्र 1 को हमने बनाया था एब्सोल्युटली इंडियन, और दूसरा था स्काई स्ट्राइकर जिसको हमने एल्बिट सिस्टम्स हैं जो इजराइल की, उसके साथ मिलकर बनाया था। बाकी वॉरमेड पॉलिश ड्रोन्स हैं वो हमने डायरेक्टली इंपोर्ट किए थे। लेकिन देखा जाए 3 मेजर कैटेगरीज के ड्रोन में से 2 मेजर कैटेगरीज जो है हमारी टोटली इंडिजिनस थी। इस समय पीएलआई जब से आया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स आए हैं, उसके बाद से ड्रोन इंडस्ट्री इस देश के अंदर और हमारे स्टार्टअप्स इतने तेजी से प्रफुल्लित हो रहे हैं कि आने वाले समय कल्चर आ गया है इंडिया में। वो कल्चर आ गया। अब बस हमें इनको एनकरेज करना है और इनको इंडिजिनस इंडस्ट्री को ग्रो करने देना है। अभी जो आप देख रहे हैं, जो ये चल रहा था कहाँ, हमारी जो फील्ड फायरिंग रेंजेस में, चाहे बबीना हो, हाँ वहां अभी चूक गए थे बबीना, वहां पे क्या हमने ओपन कर दिया फॉर द इंडस्ट्री। आप अपना सामान लेके आए, हमको दिखाएं और प्रूव करें, अगर अच्छा होगा तो हम खरीदेंगे। सर आज बहुत सारे इश्यूज पे बात हो गई, बहुत शुक्रिया जनरल वेस्टर्न, जनरल नेता एयर कमोडोर बहल, बहुत धन्यवाद आपका।